आज जिस कहानी को मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल जाल है जिसका अंत आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है। फिल्म में एक यूएस मार्शल एक लापता मरीज को ढूंढने के लिए द्वीप पर बने मेंटल हॉस्पिटल में आता है, लेकिन जैसे जहाज आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है इस द्वीप का सबसे बड़ा ड्रामा रास्ता वो खुद है। तो चलिए आज इस दिमाग का घूम देने वाली कहानी के परिंदे खोलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर सच क्या है। कहानी हमें लेके चलती है हम दो यूएस मार्शल डेडी और उसके एक नए पार्टनर चेक आना की एक बोट में देखते हैं जो शटर आइलैंड की तरफ जा रही है। ये कोई आम द्वीप नहीं बना है। आशा की लीफ हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो देश में सबसे कुख्यात और मानसिक रूप से बीमार अपराधियों का कैद रखा जाता है। ये दोनों का एक मिशन है, एक मरीज रेचल सोलांडो के गायब होने की जांच करना। वो औरत है जिसने अपने तीनों बेटों को पानी में डुबोकर मार दिया, फिर किसी तरह अपने बंद कमरे में हवा में गायब हो गई। टेडी डियंसन एक काबिल मार्शल है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की भयंकर यादें आज भी उसे सताती है और पीछा नहीं छोड़ती। द्वीप पर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी बेचैन घबराहट होने लगती है। हॉस्पिटल का माहौल बेहद तनाव भरा था। गार्ड्स हर वक्त बंदूक तान के खड़े रहते थे और हॉस्पिटल के हेड जॉन कोली का बर्ताव दोस्ताना तो है पर ऐसा लगता है कुछ राज छुपा रहे हैं। अब शटर आइलैंड पहुंचने के बाद ये दोनों उस मेंटल हॉस्पिटल के मेन इंचार्ज डॉक्टर कोली से मिलते हैं और उन्हें रेचल सोलांडो के बारे में पूछने की डिटेल मांगते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि रेचल सोलांडो जो कि एक वॉर विडो है, उसने अपने पति को मारने के एक दिन बाद डिप्रेशन में आकर अपने तीनों बच्चों को जेल में डुबोकर मार डाला था। इसके बाद रेचल की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी और उसे फिर यह आइलैंड पर लेकर आया था। डॉक्टर कोली आगे बताते हैं कि रेचल यहाँ आने के बाद ये मानती नहीं कि उसके बच्चे मर चुके हैं। उसे अभी भी लगता है कि उसके बच्चे जिंदा है और ये आइलैंड उसका घर है। और तो और उसके हिसाब से ये सारे लोग उसके आसपास के लोग हैं, जिनमें कोई उसका ड्राइवर है, कोई कुक है। अब ये सुनने के बाद एडवर्ड और चेक रेचल सोलांडो के कमरे में देखने जाते हैं, जहाँ उन्हें जाकर हैरानी होती है। बाहर से दरवाजा बंद है और खिड़कियों पर भी सलाखें लगी थी। रेचल आखिरी यहाँ से भागी तो भागी कैसे? एडवर्ड को उस कमरे में एक चिट्ठी भी मिलती है जो रेचल ने लिखी थी और उसमें लिखा था द लॉ ऑफ रोल हो इन 67। इन शब्दों का मतलब क्या था ये वहाँ कोई भी नहीं बता पाता, इसलिए एडवर्ड उस चिट्ठी को अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद एडवर्ड और चेक असाइलमेंट में काम कर रहे थे, स्टाफ को इकट्ठा करते हैं, उन सभी के रेचल सोलांडो के बारे में पूछताछ करते हैं। इस पर इन्हें बस इतना पता चलता है कि रेचल का ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर सिहाना कर रहे थे जो कुछ दिन के लिए फिलहाल छुट्टी पर है। अब इस इंटरोगेशन के बाद एडवर्ड को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ कोई स्टाफ एडवर्ड को सवालों के जवाब सीरियसली नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज के लिए। और तो और रेचल सोलांडो के गायब होने के ठीक बाद उस ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर भी तुरंत छुट्टी पर चल जाता है, जो कि काफी अजीब था। इसलिए एडवर्ड को अब इस केस में कोई साजिश लगने लगती है। आगे उसी दिन रात में डॉक्टर कोली एडवर्ड और चक को हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जेरेमी से मिलते हैं जो कि जर्मनी से थे। अब एडवर्ड जो कि वर्ल्ड वॉर में आई के नाजी सेना में खिलाफ लड़ चुका था, इसलिए उसे जर्मन लोग से कुछ खास लगाव नहीं था। उसी वजह से इन दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होने लगती है। एडवर्ड आगे इन्हें हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और मरीज की फाइल मांगता है, जिस पर डॉक्टर जेमरी यह कहकर ज्यादा भाव नहीं देते कि हम इस बारे में सोचेंगे। एडवर्ड को इनकी ये बकवास के बाद में गुस्सा आने लगता है और वह कहता है कि मैं कल ही एक रिपोर्ट बनाकर FBI को दे दूंगा जो कल सुबह आएंगे, आइलैंड छोड़ देंगे। फिर वहाँ से अपने कमरे में वापस आने के बाद रात में सोता है। एडवर्ड को अपनी पत्नी के विजन आने लगते हैं, जहाँ से ये पता चलता है कि एडवर्ड की वाइफ को एक हादसे में जलकर मौत हो गई थी। इसी वजह से वह हमेशा थोड़ा अपसेट और सीरियस रहता है। अगले दिन खराब मौसम के कारण मार्शल को वापस ही टल जाती है। वह सोचते हैं कि रेचल के ग्रुप थेरेपी में शामिल मरीजों का इंटरव्यू लेंगे। पहले इंटरव्यू मिस्टर बीन का होता है। जैसे ही उसके रेचल के बारे में पूछा जाता है, मिस्टर बीन बताते हैं कि उसे मारना चाहते हैं क्योंकि उसने अपने बच्चों का कत्ल किया था। ये सुनकर वह थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अपनी हरकतों के मार्शल मिस्टर बीन को गुस्सा दिलाते हैं और फिर आखिरी सवाल पूछते हैं, आप एंडो लेडीज को जानते हो? बीन जवाब देता है नहीं। क्या आप एंडो लेडीज को जानते हो? बीन जवाब देता है नहीं। दूसरे इंटरव्यू में मिसेस कंस बताती है कि रेडियो काल्पनिक दुनिया बना रहे थे। मार्शल फिर डॉक्टर सिहानी के बारे में पूछता है, वो इंसान कैसा है? इस पर मिस कंस चिंतित होकर उसके नजरें मिलाकर और कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। अचानक एडवर्ड मिसेस कंस से पूछते हैं, क्या आप एंडो लेडीज के बारे में जानते हो? इसमें कंस कहती है कि उन्हें ये नाम पहले कभी नहीं सुना। एडवर्ड की डायरी में रन लिखकर चली जाती है। एडवर्ड देखता है कि रन लिखा गया है, जिसका मतलब यहाँ से भागना होता है, खतरे की चेतावनी दे रही है। अब इस इंटरव्यू के बाद में चक एडवर्ड से पूछता है कि ये एंडो लेडीज कौन है जिसके बारे में तुमने मैक्स कॉन से पूछा। तब एडवर्ड बताता है कि
एंड्रयू उनकी बिल्डिंग का एक मेंटेनेंस वाला था जिसने वहाँ आग लगाई थी, जिसने उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि एंड्रयू ने पहले भी कई जगह आग लगाई थी। पूछताछ में उसने कहा कि ये काम उसे एक आवाज करवाया। एंड्रयू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसे शटर आइलैंड ले जाया गया। लेकिन यहाँ आने के बाद एंड्रयू का कोई पता नहीं चला। एंड्रयू को लगा कि यहाँ मरीज पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसलिए एंड्रयू लेडीज और रेचल सोलांडो अब गायब है। ये सब जानकारी उसे आइलैंड के पुराने पोस्ट जॉर्ज नाइस ने दी थी। अब रात को डॉक्टर कोली अपने स्टाफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं तो उधर एड्रो और चक भी आते हैं और ये इन लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि आइलैंड में तूफान आया, उसकी वजह से वार्ड ए, बी और सी में रहने वाले कुल मरीज को दिक्कत ना हो। तभी वार्ड का डॉक्टर कोली बोलता है कि रेचल सोलांडो कमरे में मिली नोट में E69 लिखा हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेचल हॉस्पिटल के पेशेंट 69 के बारे में बात कर रही है, शायद गायब है। अब इन सारे एग्रीशन के बाद में सरप्राइजिंग अब डॉक्टर कोली ये बोलते हैं कि रेचल सोलांडो उन्हें वापस मिल गई है। तो अब एडवर्ड और चक के काम खत्म हो चुका था और वो तूफान थमने के बाद वापस जा सकते हैं। अब शौक एडवर्ड और चक रेचल सोलांडो के कमरे में उससे मिलने जाते हैं। एडवर्ड उससे पूछता है कि कहाँ गई थी तुम और कहाँ गायब थी इतने साल। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, रेचल कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसके दिमाग की हालत खराब हो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। इस पूछताछ के बाद में एडवर्ड को माइग्रेन का अटैक आता है जो उसे इस आइलैंड के आने के बाद तंग कर रहा था। डॉक्टर कोली और चक एडवर्ड्स को दवाई देते हैं जिसे लेकर एडवर्ड तुरंत सो जाता है। लेकिन सोने के बाद एडवर्ड को फिर उसकी वाइफ के विजुअल्स आने लगते हैं जहाँ वह बोलती है कि एंड्रो लेडीज अब भी जिंदा है, इस आइलैंड में है, तो एडवर्ड को उसे ढूंढकर बदला लेना होगा। अब अगले सुबह एडवर्ड अकेले आइलैंड में एंड्रा को ढूंढने निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते वो वार्ड सी में पहुंच जाता है। वह एक पिंजरे में एक आदमी दिखाई देता है। उसे लगता है शायद वही एंडा ल्यूजन होगा, लेकिन असल में वह एंडा नहीं था, वह जॉर्ज नाइस था। जॉर्ज वही शख्स था जिसने सबसे पहले एडवर्ड को इस आइलैंड के बारे में जानकारी दी थी। अब उसे ये शटर आइलैंड में कैद कर रखा था। एडवर्ड जॉर्ज को देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। जॉर्ज जवाब देता है कि उसने आइलैंड की गड़बड़ियों के बारे में एडवर्ड को बताया था, इसलिए उसे दोबारा यहाँ लेकर बंद कर दिया गया। जॉर्ज आगे बताते हैं कि आइलैंड में ये लोग उसे लाइट हाउस में ले जाकर उसमें दिमाग के लोबोटिंग करेंगे जिससे उसे अपना अतीत भूल जाएगा। दरअसल इस लाइट हाउस में ये लोग मरीजों का एक्सपेरिमेंट करते थे जिसका नाम लेबोटिन है। इस मरीज में दिमाग की नसें काट देती है जिससे उसके अतीत को सोचने की शक्ति भूल जाते हैं और वो बिना भाव के इंसान बन जाते हैं। जॉर्ज एडवर्ड को ये भी बताता है कि अपने बीवी की यादों से बाहर आने होगा। एडवर्ड लेडीज को ढूंढना रोकना होगा वरना वह भी इस आइलैंड में फंस जाएगा। जानकारी यह भी मिलती है कि रेचल सोलांडो को उस वार्ड में दूसरे स्थान में शिफ्ट कर दिया गया है। संभावना है कि उसे लेबोटाइमाइज करने के लिए लाइट हाउस ले जाया गया होगा। एडवर्ड और चेक रेचल को बचाने के लिए लाइट हाउस की ओर निकल पड़ता है। चक अब एडवर्ड को वहां से वापस चलने को बोलता है, पर एडवर्ड की जिद करने के अकेले ही चलना पड़ता है। वह उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे रास्ता से लाइट हाउस तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए वह वापस चेक के पास आता है। मगर वापस आकर वह देखता है कि चेक अब वहाँ नहीं है और वह चट्टान से नीचे गिर चुका है। एडवर्ड तुरंत ही चट्टान से नीचे उतरता है, चेक बॉडी के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ पहुंचता समुद्र की लहरों चेक को बॉडी को बाहर ले जाती है। अपने एकमात्र दोस्त खोने के बाद एडवर्ड वापस से चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ ऊपर चढ़ते चढ़ते उसे चट्टान के बीच में गुफा में एक रोशनी मिल जाती है। एडवर्ड तुरंत उस गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ एक औरत सबकी नजरों में छुपकर सरवाइव कर रही थी। दरअसल ये औरत और कोई नहीं बल्कि असली रेचल सोलांडो थी। मतलब एडवर्ड को जिससे पहले मिलवाया गया था वो नकली रेचल थी। असली रेचल कोई पेशेंट नहीं बल्कि इस आइलैंड की डॉक्टर थी, लेकिन जब उसमें चल रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में आवाज उठाई तो उसे पागल घोषित कर दिया गया, इसलिए आइलैंड में कैद कर दिया गया। अब एडवर्ड ये बात सुनकर उसे प्रॉमिस करता है कि वह किसी हाल में वह जल्दी रेचल को यहाँ से बचाकर ले जाएगा और ये बोलकर वहाँ से चल जाता है। अब एडवर्ड सबकी नजरों में बसते हुए लाइट हाउस के पहुंच जाता है और वहाँ उसे एक केबिन में सिर्फ डॉक्टर कॉली अकेले मिलते हैं। एडवर्ड डॉक्टर कॉली से पूछता है कि कहाँ है मेरी पार्टनर और एंड्रो लेडीज, क्योंकि मुझे सब पता चल चुका है तुम लोग लाइट हाउस में पेशेंट के साथ क्या करती हो। एडवर्ड ये भी कहता है कि असली रेचल सोलांडो भी मिल गई थी और उसी ने उसे सच्चाई बताई। अब तुम रेचल को कभी ढूंढ नहीं पाओगे।
जिस पर डॉक्टर कोहली बताता है कि हाँ, हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि रेचल सोलांडो नाम की वो इंसान ही नहीं है। और ये आता है इस मूवी का दिमाग हिलाने वाला ट्विस्ट। डॉक्टर कोहली एडवर्ड को बोर्ड पर 4 नाम लिखकर देते हैं। पहले 2 नाम एडवर्ड डेनियल्स और एंड्रू लेडीज, दूसरे 2 नाम रेचल सोलांडो और डोलोरेस चेनाल। डॉक्टर कोहली बताते हैं कि तुम्हारी असला नाम एडवर्ड नहीं है बल्कि एंड्रू लेडीज है और रेचल सोलांडो नाम की कोई औरत ही नहीं है। तुम्हारी बीवी डोलोरेस चेनाल है और तुम इस आइलैंड में मरीज हो जो पिछले 2 सालों से हमारे साथ रह रही हो। जी हाँ दोस्तों, एंड्रू डेनियल जो असल में एंड्रू लेडीज था वह 2 साल से सटल आइलैंड में पेशेंट था। बेसिकली एंड्रू अपनी वाइफ और खुद को ही ढूंढ रहा था। खैर अब डॉक्टर एंड्रू वह एडमिट होने की सारी डिटेल दिखाता है, लेकिन एंड्रू इस चीज को सच में ही मानता, इनकार कर देता है। वह बोलता है कि तुम लोग की साजिश है। तभी वहाँ चक आता है। असली चक नहीं बल्कि एंड्रू का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होता है। चक यानी डॉक्टर सिहान कहता है कि मैं पिछले 2 साल से तुम्हारा साइकेट्रिस्ट हूँ और तुम मेरे मरीज हो। ये सारी बात सुनकर एंड्रू का दिमाग घूम जाता है और वो डॉक्टर पर गोली चला देता है। डॉक्टर कोहली गोली से मर गया होगा, लेकिन असली गोली भी नहीं थी बल्कि नकली गन थी। एंड्रू अब भी सच मानने को नहीं चाहता और वो बोलता है कि तुम लोग जरूर मुझे कोई दवाई खिला दी है, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सच है। सामने आती है एंड्रू की दबी हुई यादें सैलाब की तरह वापस आने लगती है। अब हम असली कहानी देखते हैं। एंड्रू लेडीज एक फौजी था, जंग के बाद डिसऑर्डर की एक बीमारी से जूझ रहा था। उसकी पत्नी डोलोरेस दिमाग तरह से बहुत बीमार थी, लेकिन एंड्रू उसकी बातें को तफलीक को हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। एक दिन जब एंड्रू घर लौटता है तो वो भयंकर नजारा देखता है जहाँ उसकी पत्नी अपने 3 बच्चों को जेल में डुबोकर मार दिया। अब एंड्रू ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। डोलोरेस ने कहा कि तुम मुझे आजाद कर देना चाहिए था। ये सुनते एंड्रू ने सदमे में गुस्से में आकर अपनी पत्नी को गोली मार दी। इस भयानक अपराध बोध और दर्द से बचाने के लिए एंड्रू ने दिमाग में एक नई दुनिया बना ली थी। उसने खुद को एक हीरो, एक यूएस मार्शल डीएल्स बना लिया। एक काल्पनिक वेलियन लेडीज को ढूंढ रहा है जिसने उसकी पत्नी को आग में मारा था। ये झूठी दुनिया उसे इस सच्चाई को बचाती थी। उसके बच्चे मार चुके थे और उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। पिछले 2 साल पहले एक मरीज एक बार इलाज के बाद अपनी काल्पनिक कहानी का वापस लौट आता था। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर कोहली एंड्रू को बताते हैं कि ठीक 9 महीने पहले एक बार तुम्हें याद आ गया था, लेकिन अगली सुबह फिर तुमने बयान कर दिया और दोबारा सब कुछ भूल गए। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर कोहली एक बहुत अच्छे इंसान थे जो सख्त खिलाफ थे, जिससे पेशेंट की पूरी मेमोरी ब्लॉक कर दी जाती थी, जिसके वह अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल जाता है। डॉक्टर कोहली चाहते थे कि पेशेंट खुद अपनी रियलिटी को समझ और अपनी मानसिक स्थिति को बाहर आए, इसलिए वह चाहते थे कि एंड्रू भी लोबोटिक ना हो, उसे खुद को सब कुछ याद आए। लाइट हाउस से सच का सामना करने के बाद एक पल तो लगता है कि एंड्रू ठीक हो गया और उसने अपनी हकीकत को मान लिया, लेकिन अगली सुबह जब वह अपने डॉक्टर सिहानी से जो चक बना हुआ था साथ में बेटा होता है, वो फिर उससे चक कहकर बुलाता है और कहता है कि हम इस आइलैंड से द्वीप से निकलना होगा। सिहान निराश होकर पोली की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब ये था कि इलाज फेल हो चुका है, अब लोबोटिक का आखिरी रास्ता है। डॉक्टर्स उसे ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन जाने से ठीक पहले एंड्रू अपने डॉक्टर से सवाल पूछता है कि क्या ज्यादा बुरा है, एक राक्षस की तरह जीना या अच्छे इंसान की तरह मरना। ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक एंड्रू का कबूलनामा है। इस एक लाइन से वो अपने डॉक्टर को ये बताता है कि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसने अपनी सच्चाई को, अपना जुर्म सब कुछ याद आ चुका है, लेकिन वो इस हकीकत को बूझकर जीना नहीं चाहता। वो उस आदमी की तरह नहीं जीना चाहता जिसे पता हो कि उसने अपने पति को मारा और अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। वो एक राक्षस की तरह नहीं जीना चाहता। इसके बजाय वो जानबूझकर पागल होने का नाटक कर रहा था ताकि उसे लोबोटिक कर दिया जाए और वो हमेशा के लिए ये सब भूल जाए। वो एक अच्छे इंसान की तरह मरना चुनता है, यानी उस डीडीएल्स की पहचान में खत्म होना जो एक हीरो था, भले ही वो एक काल्पनिक क्यों ना हो। इसी तरह ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते तो आप क्या करते हैं? ऐसी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।